नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ स्टेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक पहले वीडियो बनाई थी यूनिफाइड एनुअल रिटर्न की, एकीकृत वार्षिक रिटर्न कैसे फाइल करें, तो उसमें कई कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो रजिस्ट्रेशन का तरीका तो मिल गया, बट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर अगर आप एक वीडियो में डाल देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज हम उसी संदर्भ में पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिफाइड एनुअल रिटर्न का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हम return.श्रम-सुविधा.gov.in के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। उसके बाद हमने LIN के लिए अप्लाई कर दिया था, लिन नंबर के लिए, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटी ने हमारा लिन अप्रूव कर लिया था। और जैसे ही हमें हमारा लिन नंबर मिल गया, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी एक्ट हमारे इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है, कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम वेजेज एक्ट एप्लीकेबल है, किसी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है और 10 या 10 से ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं तो वहाँ पे हमें BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उसकी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। अगर बोनस के लिए एलिजिबिलिटी है तो हमें PB की रिटर्न, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर भी फाइल करनी पड़ेगी। बाहर से मजदूर ला रखे हैं दूसरे स्टेट से तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट के तहत ISMW की फाइल करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की फाइल करनी पड़ेगी। इस तरह जो भी एक्ट्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि यूनिफाइड एनुअल रिटर्न 1 जनवरी से 1 फरवरी तक के समय के बीच में हमें फाइल करनी है, पुराने साल के संदर्भ में। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि जो फाइल करने की पोर्टल है वो है return.श्रम-सुविधा.gov.in। तो return.श्रम-सुविधा.gov.in पर जाएंगे तो जैसे ही हमारा लिन नंबर अप्रूव हो रखा है तो हम एनुअल रिटर्न फॉर अंडर सेंट्रल एक्ट्स, एनुअल रिटर्न अंडर सेंट्रल एक्ट्स में जाएंगे। तो हमें CLC की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, DGMS, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, तो हमें CLC से रिलेटेड फाइल करनी है। फाइल न्यू रिटर्न या फिर पहले से फाइल की गई है तो व्यू फाइल्ड रिटर्न, हमें अभी नई रिटर्न फाइल करनी है तो हम फाइल न्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल न्यू रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नाम आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट नेम। यहाँ पे हमारा LIN नंबर आ जाएगा, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। किस साल के लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 2022 के लिए, या हमारी लॉगिन फाइल कौन कर रहा है, लॉगिन ID वगैरह, नेम ऑफ पर्सन, डेजिग्नेशन, वो सब आ जाएगा। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, सीक्रेसी पर्पसेस हमने इसको ब्लैक एंड कर दिया है। तो इनिशियली जो पेज आएगा उसमें ये 3 रिटर्न ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, रिक्वायर्ड मिनिमम वेजेज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ये 3 का तो है। अगर हमें फ्रेश और एक्ट भी लगाने हैं तो ऐड मोर एक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड मोर एक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी, CLC एनुअल रिटर्न लिस्ट। हमें कौन सी एप्लीकेबिलिटी है, अगर ISMW है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, हमने लाइसेंस ले रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ये, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है कि किस इंडस्ट्री को लेना है। पेमेंट ऑफ बोनस की एप्लीकेबिलिटी है तो भी लेना है हमें, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चेकबॉक्स को मार्क कर देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन का काम है, BOCW के अंदर लेना है तो यहाँ चेकबॉक्स पर मार्क कर देंगे। मैटरनिटी बेनिफिट के तहत या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एक्ट, जो भी हमें, जिस भी एक्ट्स, एप्लीकेबल एक्ट से रिलेटेड हमें रिटर्न फाइल करनी है, हम उसको चेकबॉक्स कर देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे, अभी हमने 2 और एक्ट शामिल कर लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और एक कंस्ट्रक्शन का काम है तो BOCW एक्ट। तो आई एग्री टू फाइल द रिटर्न, यस, नॉट सबमिटेड येट। ठीक है, अभी ये एक ऑप्शन और देता है कि अगर आपको जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वो अभी, मतलब रिटर्न के अंदर बहुत सा डेटा फिलअप करना पड़ता है, तो जो कॉमन डेटा है आप पुराने रिटर्न से उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, रिट्रीव डाटा फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, हम फ्रेश एंट्री करेंगे। ये ऊपर कई मेन्यू आ जाएंगे, जनरल इंफॉर्मेशन, कॉमन इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, BOCW एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ISMW एक्ट और ID एक्ट। जो भी हमें एप्लीकेबल हैं हम उसको
संदर्भ में रिटर्न फाइल कर देंगे, इंफॉर्मेशन डाल देंगे। यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, लिन नंबर, कहाँ का एड्रेस है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, कब डेट ऑफ ओपनिंग हुई थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कब से शुरू है। तो पहली जनरल इन्फॉर्मेशन में नाम डाल देंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस मैंडेटरी है, ठीक है, एड्रेस डाल देंगे, स्ट्रीट नेम, विलेज नेम, ठीक है, लोकेलिटी नेम, स्टेट नेम, पिन कोड डाल के ओके कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। उसके बाद सी जो आता है, मैनेजर और पर्सन और एजेंट्स डिटेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। जो क्या होते हैं, कई जगह पे काम चलता है, एक इस्टेब्लिशमेंट का बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पे एक बंदे को एक मैनेजर बना दिया जाता है या फिर कोई एजेंट बना दिया जाता है, जो कि उस इस्टेब्लिशमेंट के उस काम को जो सुपरविजन और कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड पर्सन की डिटेल डालेंगे कि कोई मैनेजर है या सुपरवाइजर है या फिर जनरल मैनेजर है उस साइट का, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है मैनेजर की, पहले कंपनी के मालिक की है फिर मैनेजर की। उसके बाद डी जो ऑप्शन आता है, वर्किंग आवर्स एंड वीकली रेस्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 365 दिन में से, साल में से काम कितने दिन चला, छुट्टियां वगैरह काट के लेट इट बी कि 300 दिन काम चला है, 300 दिन का काम देखेंगे, 300 फिलअप कर देंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मैन डेज ड्यूरिंग द ईयर, मैन डेज कितने हुए, मान लो कितने आदमी काम किए, वो कैलकुलेट करेंगे हर हाजिरी के हिसाब से। इस डेटा को हमें गलत फिल नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के फिल करना है, अदरवाइज ये प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल है फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मैन डेज ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें हम देखेंगे कि 300 दिन में कितने आदमियों ने काम किया, तो उसमें 300 इंटू जितने भी आदमियों ने काम किया एक्स, तो इसमें एक्स नंबर ऑफ वर्कर ने काम किया, तो 300 इंटू एक्स, ये नंबर ऑफ मैन डेज आ जाएंगे यहाँ पे। डेली आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम किया, मान लेते हैं 8 घंटे काम किया, तो यहाँ 8 डाल देंगे। डे ऑफ वीकली हॉलीडेज, वीकली हॉलीडेज हम सेलेक्ट करेंगे, तो संडे वीकली हॉलीडे था, मंडे था या रोटेशनल था, वो सेलेक्ट कर देंगे। और कितनी शिफ्ट में काम चल रहा था, 2 शिफ्ट में काम चल रहा था या 8-8 घंटे की पूरा 3 शिफ्ट में काम चल रहा था, तो शिफ्ट के नाम लिख देंगे कि कौन सी शिफ्ट में, नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी थी काम करने के लिए। समझ गए कि कितने दिन काम चला, कितने लोगों ने काम किया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, तो वो यहाँ फिलअप कर देंगे। ये डेटा बहुत ही अच्छे से फिल करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती कर दी तो नेक्स्ट स्लाइड में वो पूछेगा, नेक्स्ट मेन्यू में, तो मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वर्कर पूछेगा, रेगुलर एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल। अब यहाँ पे कॉमन इंफॉर्मेशन डालनी है, देखिए ई में वेज रेट की, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपका अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है। पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम का, उस साल का, जिस साल का आप भर रहे हो वहां का वेज रेट ऑफ वेजेस क्या था, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या था, अनस्किल्ड का, स्किल्ड का, जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेगुलर वर्कर, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एडोलसेंट कितने थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एडोलसेंट कितने थे। मान लो सबसे पहले हमने अनस्किल्ड का भर दिया, उसके बाद प्लस पे साइन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर कैटेगरी दूसरी सेलेक्ट करेंगे, सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड का रेट, सेमी स्किल्ड का मेल फीमेल एडोलसेंट रेगुलर, सेमी स्किल्ड के मेल फीमेल एडोलसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, ऐसे ही फिर स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, ऐसे करके प्लस करते रहेंगे। कोई कैटेगरी डिलीट करनी है तो हम क्रॉस मार्क कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये डाटा है और जो हमने पहले बताया था नंबर ऑफ मैन डेज, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसका मिसमैच होगा तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यूनिफाइड एनुअल रिटर्न नील हो जाएगी और आपका वेरियस एक्ट्स के तहत प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, एफ पॉइंट है। तो आपने कितनी पेमेंट की, जो हमने मैन डेज इतने लोग काम करे थे, ये जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर काम किए थे, कितने दिन काम किए थे, उनकी कैश में कितनी पेमेंट की, काइंड में कितनी पेमेंट की, ठीक है। काइंड में होता है कि भाई हमने उनको गाड़ी का प्रबंध करवा के दिया या मकान दिया, ये काइंड में अगर कोई पेमेंट है, या गिफ्ट्स दिए। लेकिन यहाँ पे कैश का पेमेंट का, कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश या बैंक ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक से जो भी है वो क्युमुलेटिव कैश वाले सेक्शन में डालना है।
फिर उनकी डिडक्शंस कितनी हुई, किसी पे फाइन लगा होगा वो यहाँ पे, कोई डैमेज किया होगा तो डैमेज और लॉस का, और कोई और डिडक्शन भी की है तो जैसे वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, जैसे पीएफ डिडक्शन होगी या फिर प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होगी, वो अदर्स के अंदर डाल दें। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो नेट वेजेस आ जाएंगी कैश की और काइंड की। ये हमें डिटेल्स ऑफ पेमेंट डालनी है, एक्यूरेट डाटा डालना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक्यूरेट डाटा इज मस्ट, अदरवाइज इट विल लीड टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी का बी, नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर ग्रांटेड लीव विद वेजेस ड्यूरिंग द ईयर, कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्कर थे जिनको छुट्टी दी गई सैलरी देते हुए भी, सैलरी के साथ साथ छुट्टी दी गई, लीव विद वेजेस नॉट विदाउट वेजेस, कि उनको छुट्टी भी दी गई और उसके एवज में पगार भी दी गई। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर थे, किस साल में थे, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर उस साल में कितने थे। उससे अगला पॉइंट है डिटेल्स ऑफ वेरियस वेलफेयर अमेनिटीज प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूटरी स्कीम। इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी दे रखी हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, एम्बुलेंस। तो ये सेलेक्ट करना है कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, कौन सी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और आपने दी है या नहीं दी है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमने अनस्किल्ड का जैसे डाला है, अनस्किल्ड की 711 रुपये करंट वेजेज चल रही है, 20 रेगुलर वर्कर थे, मेल फीमेल कोई वर्कर नहीं था, कॉन्ट्रेक्चुअल 130 वर्कर थे। ऐसे स्किल्ड का हमने 866 डाल दिया, रेट ऑफ वेजेज 20 वर्कर थे, 70 थे। तो यहाँ से ये ग्रोस वेजेज मान लो कुछ भी डाल दी, 55, 37, 7000 डाल दी। डिडक्शन अगर कुछ की है तो वो प्रोफेशनल टैक्स या किसी चीज़ की डिडक्शन करके ये नेट पेमेंट होगी। ये हमने बताया फर्स्ट एड बॉक्स, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, टॉयलेट, कैंटीन, एम्बुलेंस, ये सब प्रोवाइड किया है, तो सब जो है यस सेलेक्ट कर दिया। अब आते हैं एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सबसे पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है, प्रधान नियोक्ता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसका मेन मालिक जो है, जिसकी साइट पे काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का क्या नाम है, जैसे कि कोई भी सरकारी संस्था ले लेते हैं ABC, ठीक है, कब से काम शुरू है, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब है, कितने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रखे हैं पूरे साल में, उसने कितने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाया, मान लो 5 कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाया, अगर वो इफ ही इज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर ये हम डिटेल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के एवज में भर रहे हैं तो ये कि हमने कितने लोगों से काम कराया। लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल भर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर ड्यूरिंग द ईयर, ये अगर हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के देख रहे हैं तो टोटल सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का टोटल नंबर ऑफ मैन डेज लगाने पड़ेंगे, डेज, और अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्टर का है तो उसके वर्कर्स ने कितना काम किया। फिर टोटल नंबर ऑफ मैन डेज, कितने दिन काम हुआ, 300 दिन काम हुआ, टोटल नंबर ऑफ मैन डेज 300 इंटू एक्स वर्कर्स, ठीक है, और मैनेजर का नाम लिख देंगे कि कौन था जो मैनेजर था। ये बेसिकली माइंस के केस में ही भरा जाएगा, अगर माइंस नहीं है तो आप मैनेजर का नाम अवॉइड भी कर सकते हो। फिर उसके ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये डाल देंगे। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ डे ड्यूरिंग द ईयर, ये बेसिकली ये चेक करने के लिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट्स है या नहीं। मान लो BSEW में 10 है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में सेंट्रल में 20 है, तो मेल फीमेल मैक्सिमम नंबर या एडोलसेंट या चिल्ड्रन कितने थे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा किस दिन काम हुआ था, जैसे मान लो 5 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बिल्डिंग की छत लगनी है उस दिन 30 वर्कर आए हैं, तो 30 मेल आए हैं, 10 फीमेल आई हैं, तो टोटल 40 हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर, अभी जिस एम्प्लॉयर का, जिस कॉन्ट्रैक्टर का हम रिटर्न भर रहे हैं उस पे क्या क्या एप्लीकेबल हैं, कौन से लाइसेंस रजिस्ट्रेशन उसने ले रखे हैं। जैसे मान लो अभी कंस्ट्रक्शन के ये हम देख रहे हैं जो, तो इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे BOCW का रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, यस करके CL का लाइसेंस का नाम नंबर भर देंगे। अगर माइग्रेंट वर्कर आए हुए हैं तो ISMW का लाइसेंस, PF की डिटेल, PF नंबर, ESIC नंबर,
अगर वो माइंस का काम कर रहा है तो माइंस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर वो फैक्ट्री है एक तो फैक्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डाल देंगे। या फिर उसमें मोटर ट्रांसपोर्ट का काम है तो मोटर ट्रांसपोर्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का नंबर, या कोई और एक्ट एप्लीकेबल है तो वो क्लिक करके जो भी है बेसिकली हम नेक्स्ट पे कर देंगे उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। अभी हमने देखा कि BOCW ये जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी भर रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में ये नहीं आएगा, बाकी सब एप्लीकेबल रहेंगे। तो BOCW जिसको कंस्ट्रक्शन का भी काम है उसको BOCW एक्ट भी लेना है, ऐड करना है, और उसको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, मान लो किसी दिन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर 50 है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए हैं, मान लो 10 हुए हैं, 5 हुए हैं, 2 हुए हैं, 1 है, या फिर नील, अगर नहीं हुआ तो 0। नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्कर फॉर नॉट लेस देन 48 आवर्स, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिससे बिल्डिंग वर्कर या वर्कर्स का डिसेबलमेंट हो गया है 48 घंटे से ज़्यादा के लिए, और उसमें कितने वर्कर इन्वॉल्व हुए हैं से जिसमें उनको डिसेबलमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स हुआ है कितने वर्कर हैं, कितने मैन डेज लॉस्ट हुए हैं भाई, उन लोगों के काम ना करने के बाद कितने मैन डेज लॉस्ट हुए हैं, मतलब कितने दिन उन लोगों ने काम नहीं किया, इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्कर बियॉन्ड 48 आवर्स बट नॉट रिजल्टिंग इन परमानेंट और पार्शियल और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। ये सॉरी फॉर लेस देन 48 आवर्स का था, ये फॉर मोर देन 48 आवर्स का है। तो मतलब 2 दिन तक किसी को लग गई तो उसका यहाँ पे डिटेल डालनी है तीनों में, और 2 दिन से ज़्यादा हुआ है लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है तो उसके कितने ऐसे वर्कर थे, मैंडेज, वो सब यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर्स बियॉन्ड 48 आवर्स, ये हमने देख लिया। फिर B31 नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन परमानेंट, पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट, कि ऐसे कौन से कितने एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें वर्कर की परमानेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है, टोटल डिसेबलमेंट हुई है, वो काम करने के लायक नहीं रहा, डिसेबल हो गया, तो ऐसी डिटेल भी डाल देंगे। या फिर B4 है कोई इतने कितने एक्सीडेंट हुए जिसमें वर्कर्स की डेथ होगी या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की डेथ होगी, और अगर कोई चेंज है इस्टेब्लिशमेंट का, मैनेजमेंट का, लोकेशन का, वो यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड डिटेल डालेंगे। आपने लास्ट ईयर में कितना बोनस पेएबल है कि कैलकुलेट करके देखिए कि कितना आपको देना है और वो कितना परसेंटेज आपने डिक्लेयर किया है। मिनिमम 8.33% होता है, ठीक है। तो कितना पेएबल है, क्या परसेंटेज आप देंगे, इससे ऊपर भी आप दे सकते हैं बट मिनिमम इज 8.33%। किस दिन आपने पे किया और कितना बोनस एक्चुअली पे हुआ, जो पेएबल था, जो आपको पे करना था, उसमें से कितना पे कर दिया आपने और किस तारीख को पे किया। अगर कोई सेटलमेंट हुई है तो यस, अदरवाइज नो। सेटलमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई हमने वर्कर्स को 8.33% की बजाय 15% एक सेटलमेंट के तहत बोनस 15% दिया, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अगर सभी को बोनस मिल गया है, मतलब जो पेएबल है वो पूरा का पूरा दे दिया है, तो यस क्लिक कर देंगे। अगर नहीं दिया है ड्यू टू एनी रीजन की किसी पे इंक्वायरी चल रही है या किसी की डेथ हो चुकी है, उनके लीगल हेयर का पूरा कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, नॉमिनी डिटेल्स नहीं है, तो वो रीजन यहाँ पे डाल देंगे हम। उसके बाद अगर और कोई इससे रिलेटेड आपको कमेंट डालने हैं तो रिमार्क्स के अंदर डाल देंगे। लास्ट में सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द एनुअल रिटर्न इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मीन्स आप सर्टिफाई कर दे हैं कि मैंने झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फोर्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं अपनी कंपनी के, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के एवज में जो इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ वो पूरी तरह ठीक है, तो ये मैं सर्टिफाई करता हूँ और इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करके हमारी रिटर्न अपलोड हो जाएगी श्रम सुविधा पोर्टल पे। इसकी एक कॉपी हम PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी कोई अथॉरिटी इंस्पेक्शन के लिए आए उनको दिखा सकते हैं। तो ये पार्ट 2 था श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर एनुअल रिटर्न भरने का। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस
Subscribe to our channel Labor Lord Station. Thank you very much.